हेलो एवरीवन। जैसे कि अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की भी जो भी अपनी क्लासेज जो प्रॉपर शुरू हो जाएगी। उसमें अपना पहला वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर में जो सिलेबस का जो डिस्कशन किया था हमने फर्स्ट ईयर वाली क्लास में, तो सिलेबस के डिस्कशन में पार्ट वो सेकेंड ईयर में भी जो सिस्टम जो डिवाइडेशन है, अन्य विभाजन वगैरह है, वो एज इट इज सेकेंड ईयर में भी वैसा चलेगा अपना। बस उसमें यही समझना है फर्स्ट ईयर की जगह ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंड ईयर, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा। वही 3 पेपर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों पेपर हो जाएंगे। वही सारे पेपर 50-50 नंबर के होंगे, मिनिमम मार्क्स 18 नंबर लाने होंगे। 75 नंबर का क्या होगा आपके प्रैक्टिकल होगा, मिनिमम मार्क 27 होंगे, ठीक है। और प्रत्येक पेपर में आपके 5 यूनिट होगी। और आपके जो प्रश्न पत्र आएगा मेन पेपर में, उनमें भी यूनिट का कैसे अंक विभाजन है, उसमें सारी सब कुछ चीजें क्या हो गई है अपने डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम इस क्लास में आज बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है, उसके बारे में हम देखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में भी अपने जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक वाला, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसकी कौन सी यूनिट फर्स्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जो भी आपके सिलेबस के जो भी अपना डिस्कशन किया था, वो आगे जो अपनी वीडियो डाली हुई है उसमें आगे आप जाके चेक कर लेंगे। एज इट इज वो सेकेंड ईयर में वही प्रोसेस है आपके, चाहे पेपर का डिवाइडेशन का हो, चाहे मेन प्रश्न पत्र में जो भी आपका अंक विभाजन होगा, सारा का सारा एज इट इज वैसा है। तो वापस उसमें दोबारा क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हमने देखो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था एस ब्लॉक था आपने फर्स्ट ईयर में, और अपने पी ब्लॉक। सेकेंड ईयर में आता है आपके क्या होगा, डी ब्लॉक होगा आपके, और एक होगा एफ ब्लॉक होगा। दोनों ही पढ़ेंगे। पहले हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अब डी ब्लॉक को देखो, एक तो संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब डी ब्लॉक पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आवर्त सारणी पे जाएंगे कि कौन से होते हैं डी ब्लॉक, कौन से, उनको अच्छे से हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना लेफ्ट साइड में होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को मैं बनाऊंगा, ये अपना हो जाएगा सबसे इधर एस ब्लॉक। ये अपना होगा एस ब्लॉक होगा। यदि कोई ट्रिक किसी को याद नहीं तो याद कर ले, लिख लेना। ह ली ना की रब से फरियाद, हली ना की रब से फरियाद। बेटा मांगे काल, सुनकर बाप राजी। ये तो आपका हो जाएगा एस ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। इतना तो सबको पता ही है। उधर ये होता है आपके पी ब्लॉक, और इन दोनों के बीच वाला जो ब्लॉक होता है वो आपका होता है डी ब्लॉक। देखिए कौन से, ये तो हो गया आपके एस ब्लॉक। अब यहां से आपके शुरू होता है डी ब्लॉक। ये हो गया आपके डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जब हम बनाएंगे 10 वर्ग बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7
और ये बजाएगा आपके 10, ये हो गया, ठीक है। और इसके इधर होता है पी ब्लॉक होता है। इधर में हम करा देंगे पी ब्लॉक में, ये बताएगा आपने पी ब्लॉक। ये आपके बनने का पी ब्लॉक। और ये आपके बन गया, ठीक है। एक बार और साइन पूरी बना लेते हैं। तो देखो इधर में कौन से होंगे, ये ये होती है आपके आवर्त का। ये तो एस ब्लॉक हो गया आपके। ये कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये आवर्त क्या है, अभी अपूर्ण है। हमें मैंने 3 के बारे में पढ़ना, जो कौन कौन से देखते हैं। यदि किसी को याद है तो ये भी कर लेना। बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला। काशी गए शंकर प्रभु, नानी पापा आंसू सब बीमार, बोले स्टाइल से टी हो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। हीरो ने आकर 6 रन और बनाए। हीरो ने आकर 6 रन और बनाए, हो गया ना। हीरो ने आकर 6 रन और हो गई क्लियर। यहाँ पे हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी, ये हो गया। अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाला जो ब्लॉक है वो आपके कौन सा होता है, बी ब्लॉक होता है। ये आपके होता है बी ब्लॉक, क्लियर है। इसमें देखो कौन कौन से यहाँ पे याद करने का तरीका भी साथ में करते जाओ। साइंस टीचर विनीता, प्रोमानी मन फे को नी क्यों जान जलाए। साइंस टीचर विनीता, प्रोमानी मन फे को नी क्यों जान जलाए, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे भी याद होना चाहिए। स्केलियम के बाद में स्कूटी यामा लाए, तेरी जरूरत है वादा निभाऊंगी तेरा, करेगी मौज वाइफ मन तरसे रे, फिर रूठे ओसामा कोई रहती इधर, नी पढ़े पंडित क्यों आगे आऊं जाने किधर होगी, हो गया यार। और देखो ऊपर से नीचे भी याद करना है इसको, डी ब्लॉक। हमें मेनली फोकस करना है डी ब्लॉक पे, जो कि अपना कौन सा वाला है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। इस पे फोकस करना है मेनली। तो साइंस टीचर विनीता, प्रोमानी मन फे को नी क्यों जान जलाए, और यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद।
ला हप्ता, ला हप्ता, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। एक बार और बता देते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इसके नीचे ये होता है एक्टिनियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम, ये हो गए। अब देखो मेनली अपने क्या आंसर पढ़ने हैं, ये वाला। इसमें देखो जैसे यदि मैं इसको हटा दूं, कौन से वालों को, एस ब्लॉक वाला को यदि मैं हटा दूं तो यहां से शुरू होगा अपना, ठीक है, और ये होगा और ये वाला। तो ये वाली जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं 3D श्रेणी। पहले आवर्त लिख लेते हैं, है ना, कौन से आवर्त में है वो देखना। ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। तो चौथे आवर्त से लगाकर सातवें आवर्त में कौन कौन से आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये जो चारों ही जो आपके आवर्त हैं, इसमें चौथे आवर्त में कौन सी श्रेणी आती है डी ब्लॉक की, आपके 4 श्रेणी, उसमें ये होगी 3D वाली श्रेणी, है ना। श्रेणी कौन सी हो जाएगी, 3D। 4D में आएगी आपके 5 आवर्त, बाद में 5D श्रेणी और आपके हो जाएगी 6D श्रेणी। ठीक है, तो कितनी 4 श्रेणियां होगी, है ना। ये कौन सा हो गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय और तृतीय, 3 ही पढ़नी है, चौथी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ये होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। ये हो जाएगी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये हो जाएगी तृतीय संक्रमण श्रेणी। क्लियर है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कहाँ आते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उनकी कितनी संख्या है। तो देखो कितने हो गए टोटल तत्व, ये तो क्या है आपके जो है सिलेबस में ये अपूर्ण दिया होगा, लेकिन अभी क्या है कि टोटल हो गए, टोटल 118। यहाँ पे यदि मैं काउंट करूँ तो कितने हो गए, टोटल 118 हो गए। लेकिन आपके इतने हमें 3D 4D और 5D के बारे में ही पढ़ना है। अभी आपके बुक में देखोगे तो अपन बताएंगे, लेकिन अब ये क्या है कंप्लीट हो गई, यहाँ तो पूरे 118 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो एक बार मैंने ऐसे भी किया है, बाकी आपको 3D 4D और 5D याद रखना। तो वैसे हम देखें तो डी ब्लॉक में कितने तत्व हो गए, टोटल 40 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 10 10 और 10। यदि ये पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, होंगे तो डी ब्लॉक में। तो वैसे हम कहें तो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं, डी ब्लॉक में एलिमेंट कितने हैं, 40 एलिमेंट, है ना, 40 तत्व डी ब्लॉक। एक एक से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा धीरे से भी ये श्रेणियां ट्रिक ऐसे भी याद होनी चाहिए और ऊपर से नीचे भी याद होनी चाहिए। दोनों ट्रिक मैंने बता दी है, दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। सबसे पहले तो डी ब्लॉक में क्या है कि ये श्रेणियां याद होंगी, इसके बाद में आगे ये तो अब आप इसको याद कर लोगे। सबसे पहली श्रेणी 3D होगी, दूसरी 4D 5D और 6D। अब इनका नाम 3D 4D और 5D और 6D क्यों है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए जिन जैसे एस ब्लॉक में क्या था, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा था, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा था, वो किस में आ रहे थे, सारे एस ब्लॉक में। और जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहे थे, पी उपकोष में, वो सारे किस में थे, अपने पी ब्लॉक में। वैसे डी में भी ऐसा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि इसमें डी कक्षक में प्रवेश करता है, किसमें करता है, डी कक्षक में, और डी कक्षक को कौन सा होगा, n-1 डी कक्षक, है ना। तो डी ब्लॉक की मैं पहले परिभाषा ले जाता हूँ। डी ब्लॉक से कौन से 40 तत्व हैं, और डी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है ना। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करेगा, वे कौन से तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द और लिखा है, संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, देखेंगे हम कैसे हैं। ठीक है, वो क्लियर देंगे।
आवर्त तो मैंने बता दिया है, लेकिन यदि वर्ग के बारे में पूछा जाए 18 वर्ग होते हैं, तो ये कौन कौन से वर्ग में आएंगे वो लिखेंगे। ये तो हो गया आपके पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने वर्ग है टोटल अपने 18 वर्ग है। तो 3 से लगाकर डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अब 3 से लगाकर कहां से होंगे, यहां लिख लेता हूं। वर्ग संख्या, वर्ग 3 2, ये वाले तत्व सारे के सारे क्या होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे आपके। एक यदि रोमन संख्या में भी लिखे हुए आता है, आपने देखा होगा तो ये होता है, देखो फर्स्ट बी, सेकेंड बी, इसको कहते हैं थर्ड बी, ये हो जाएगा फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी, ये हो जाएगा आपके। अब देखो सेवंथ बी तक छोड़ लेना है, बाद में जो एट्थ बी में कितने आएंगे, एट्थ बी में आपके 3 ग्रुप आएंगे। कौन से, 8, 9 और 10 किसमें आएगा, एट्थ बी में। यदि उनका ऊपर वाला का भी लिखना है तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये हो जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ, ऐसे भी होता है। देखो रोमन संख्या में भी है, वो भी आपको याद होना चाहिए, दोनों ही तरीके से आना। तो कौन कौन सा वर्ग संख्या 3 से लगाकर कहां तक, 12 तक। रोमन संख्या में पूछ रहे तो कौन से, यहां से लगाकर यहां तक। यहां इसका ध्यान रखना, 8, 9 और 10 किसमें आते हैं, 8 तक बी में आते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। टोटल कितने, 40 तत्व। और डी ब्लॉक तत्व कितने रहेंगे, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। कहीं भी उपांत्य कोष पे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है, n-1 की जगह उपांत्य उपकोष भी लिखा हुआ आता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। ये होगी मोटी मोटी चीजें आपने क्लियर होगी, ठीक है ना। अब बात आती है इनके परमाणु क्रमांक की, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका क्या, कैसे याद रखा जाए, तो देखो इनका परमाणु क्रमांक याद हमें नहीं रखना। परमाणु क्रमांक हमें ध्यान रखना है इसका उत्कर्ष गैस होगा। देखो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है, 84 और 86 होता है, ठीक है। ये किसका है, उत्कर्ष गैसों का है। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक ये किसका है, इधर लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक। आ तो रहा है पूरा, परमाणु क्रमांक। अब देखो एक किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, 2 किसका हो गया, हीलियम का, 3 किसका होगा, देखो 2 से उधर से वापस इधर आना है, तो 2 उसका है तो 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा। फिर बाद में 18 उसका है, 10 इसका है तो 11 किधर आएगा, सोडियम पे आएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 उधर है तो 19 कहाँ आएगा, सीधा पोटेशियम के पास आएगा। जब इसका 19 है, इसका 20 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसका 22 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका 24, इसका 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। परमाणु क्रमांक इनके याद नहीं रखने हैं, डायरेक्ट किसी को याद है तो ठीक है, 21 से लगाकर 29 ऐसे भी रख सकता है यार। 21 से लगाकर कहां तक हो जाएंगे, 30 तक। लेकिन इस तरीके से याद करोगे, देखो ये तो आपको याद हो जाएगा आसान तरीके से। देखो मैं बता देता हूं, 2 तो कोई मुश्किल है, 2 से सीधे जाना है 10 तक, फिर 18 का पहाड़ा बोलना है आपको, तो 2, 10, फिर क्या हो जाएगा 18, 18 नहीं 36, 18 या 54, तो 2, 10, 18, 36 और 54 तो इतने ही हो गए, और 86 तो याद ही रख सकते हो। फिर क्या करोगे, 2 इधर है तो 3 इधर, 10 है तो 11 इधर, 18 है तो इसका ध्यान रखना बस सीक्वेंस का। जैसे ये सीक्वेंस है 18, फिर यहाँ आता है तो क्या हो जाएगा 19, जब 19 इसका है 20, 21, 22, 23 और ये 30 हो जाएगा।
तो 3D श्रेणी का तो याद हो गया आपने परमाणु क्रमांक। फिर बाद में 36 किसका, वो 36 के बाद में सीधा कहां आएंगे 37 का। तो 37 रूबिडियम का हो गया, 38 स्ट्रोंशियम का हो गया। फिर बाद में इट्रियम पे क्या आएगा 39 आ जाएगा। कितना आएगा 36, 37 और 38 और इसका कितना आ जाएगा 39। 39 से कंटिन्यू चलना है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक नहीं जाना है हमें, डी पढ़ना है तो डी तक ही जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 3D तो कहां तक थी 21 से लगाकर 30 तक। 4D तक क्या हो जाएगी 39 से लगाकर आपके 48 तक हो जाएगी। फिर अब देखो 5D भी याद करनी पड़ेगी हमें, तो 54 से वापस आ गया हमने 55, 56 और 57, ये हो गया 57। अब यहां जा रहे एक चीज का ध्यान रखना है, और सामने में आपने देखा होगा S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के अलावा एक और ब्लॉक था, वो अपने है F ब्लॉक। तो F ब्लॉक के तत्व क्या है कि एक तो होता है लैंथेनॉइड और एक होता है एक्टिनॉइड। 14 क्या होता है लैंथेनॉइड, 14 ही होते हैं आपके एक्टिनॉइड। टोटल होता है 28, जिसको आवर्त में अलग से लिखा गया है। F ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है, तो उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग से लिखा गया है। तो अब देखो उनकी संख्या आती है यहां से, लैंथेनॉइड के बाद आप देखो 58 से लगाकर 71 तक, 58 से लगाकर 71 तक क्या होते हैं आपके लैंथेनॉइड तत्व। ठीक है, तो यहां पे होंगे वो तत्व यहां से निकाल के क्या अलग से लिखे गए। तो 57 ये हो गए और 14 तत्व आपके लैंथेनॉइड वाले हो गए। तो 57 और 14 कितने हो गए 71 हो गए। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, जैसे ऊपर कर रहे थे कंटिन्यू नंबर वैसे नहीं करना है। तो अब क्या हो जाएगा नंबर 57 के बाद में आप क्या करोगे 14 को ऐड करोगे, तो कितना होगा 71। तो 71 के बाद में क्या करोगे आगे कंटिन्यू करोगे 72, फिर आगे बाद में आप कंटिन्यू कर लोगे 75, 76, 77 और 78, 79 और मरकरी का 80 होता ही है। ठीक है, यहाँ तक होगी क्लियर चीजें। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है, उधर से इधर आना है, बस 6D में ध्यान रखना है 57 लैंथेनम के बाद में क्या है अपने 58 नहीं आएगा, क्योंकि 58 से 71 तक आपके होते हैं लैंथेनॉइड तत्व, जिनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। तो 57 प्लस 14 होते हैं 71। तो 71 के बाद में हम कंटिन्यू करेंगे 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9 और मरकरी का 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक पे इनके याद रख सकते हैं। इनके परमाणु क्रमांक याद रखने जरूरी क्यों है, क्योंकि अपने पूरे यूनिट का नाम क्या है डी ब्लॉक के तत्व। इन्हीं सारे तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो सामान्य जानकारी है वो हमें होनी अति आवश्यक है, इसलिए इनके परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए और कौन सा तत्व कौन सी जगह है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक जब ज्ञात होगा तभी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख पाओगे। यदि परमाणु क्रमांक ही याद नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं लिख सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे, उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। कौन कौन सी चीजें हो गई, सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं भाई, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो भी तत्व है वो क्या है आपके डी ब्लॉक के तत्व है। और डेफिनेशन आ जाए तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करे n-1d कोष में। ये हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब समझ में आएगा n-1d क्या है। ठीक है, तो n-1d कोष में प्रवेश करता है वो सारे क्या होते हैं आपके डी ब्लॉक के। श्रेणी कितनी है आपके 3, टोटल तो है 4 श्रेणियां 3D। अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब 3D उपकोष में जाएगा तो उसका नाम क्या हो गया 3D। जब अंतिम 4D में जाएगा तो 4D नाम हो गया, 5D में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 5D हो गया और 6D में जाएगा तो 6D हो गया। इलेक्ट्रॉनों के अंतिम उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर इनका नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो ये 6D भी है, लेकिन 6D हमें अपने सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने है। और फिर क्या किया इनका अलग से नाम ये भी दे दिया प्रथम संक्रमण श्रेणी,
द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो संक्रमण श्रेणी के नाम ये भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ तक हो गया क्लियर सभी के? टोटल होते हैं अपने 40 हो सकते हैं टोटल, यहाँ पे अपन बताएगा, लेकिन टोटल कितने होता है वैसे 40 तत्व होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये चीज आपने सारी क्लियर हो गई। और यदि वर्ग का नाम पूछे 3 से लगाकर 12 तक, रोमन संख्या में यदि पूछे तो ऊपर मैंने लिख ही दिया है, बस इसका भी ध्यान रखना है। 8, 9, 10 वाले के लिए क्या लिखोगे? 8 B हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये होने के बाद हम बात करेंगे भी संक्रमण तत्व, ये जो मैंने लिख लिया है ये क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं पहले। संक्रमण तत्व देखिए, जो भी अपने डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। तो संक्रमण तत्व वे हो जाएंगे जिनमें डी उपकोष क्या है? पूर्ण भरा हुआ नहीं है। या फिर मैं कह दूं कि डी ब्लॉक के वे सारे तत्व जिनमें डी ब्लॉक क्या है? अपूर्ण है या आंशिक भरा हुआ है। चाहे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम, यदि उसमें 9 भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा? अपने संक्रमण श्रेणी में आएगा। इसमें भी 2 कंडीशनें हैं भाई। अपने जो मूल अवस्था में सारे परमाणु हैं, 40 है ना डी ब्लॉक के, एक तो मूल अवस्था हो गई, जो उदासीन अवस्था भी हम कह सकते हैं, जो अपनी मूल अवस्था। क्या तो मूल अवस्था में भी डी ब्लॉक होना चाहिए, अपूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। यदि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो मूल अवस्था में तो क्या है, उनमें डी ब्लॉक आंशिक भरा हुआ नहीं है, पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कॉपर की हम बात करें, कॉपर मूल अवस्था में क्या होता है? उसमें D10S1 होता है। तो आप तो कहोगे सर ये तो संक्रमण श्रेणी में नहीं है, लेकिन 2 कंडीशन है, या तो मूल अवस्था में हो परमाणु या फिर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। चाहे मूल अवस्था चाहे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, दोनों ही किसी एक अवस्था में यदि डी ब्लॉक आपके डी उपकोष आपके यदि आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसमें डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ नहीं है, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? संक्रमण श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और वे डी ब्लॉक के सारे तत्व हम देखेंगे जिनमें डी ब्लॉक डी उपकोष चाहे तो मूल अवस्था में हो वो परमाणु, चाहे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में हो वो परमाणु, दोनों ही अवस्था में यदि उसका डी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो वो तत्व संक्रमण श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व सारे संक्रमण तत्व नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी है जो संक्रमण श्रेणी में नहीं है ना। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के सारे तत्व जो है वो क्या है कि संक्रमण श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इसका उल्टा करें कि सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक है कि नहीं, तो सारे संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक है। जैसे ये देखो, ये जो है ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आएंगे, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन डी ब्लॉक के तो है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी वाले तत्व, ये सारे 36 संक्रमण श्रेणी के सारे तत्व डी ब्लॉक तो है, लेकिन डी ब्लॉक के 40 तत्व जो है वो सारे के सारे संक्रमण श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये एक बार पॉज करके लिख लो, इसके बारे में अभी संक्रमण श्रेणी वाली बात हम क्लियर करते हैं। इसको भी मिला देते हैं, इसको भी, इसके जरूरत नहीं, ये खाली समझाने के लिए भी कैसे करना है उसके लिए। बाकी आपके मेनली यही 3D 4D और 5D, एक 6D भी है जो क्या है जरूर नहीं है ना, लिख लेते हैं कभी, हमने पढ़ना नहीं है इसके बारे में। ये एपिनम हो गया, ये कैलिफोर्निया। ठीक है, तो हम बात करेंगे, देखो डी ब्लॉक के तो कितने हो गए, इधर लिख लेते हैं। डी ब्लॉक में तो कितना आ गए 40 तत्व आ गए, और इनमें से संक्रमण तत्व होते हैं आपके 36 ही होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तो कितने होंगे
लेकिन संक्रमण तत्व 36 ही होता है। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा मैं लिख लेता हूं कि किसी परमाणु के मूल अवस्था, किसी तत्व परमाणु लिखेंगे हम, डी ब्लॉक के परमाणु लिखेंगे ना, डी ब्लॉक के परमाणु की मूल अवस्था या उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में यदि N-1 डीकोस आंशिक रूप से भरा है, यानी पूर्ण भरा नहीं, पूर्ण भरा नहीं है ना, आंशिक रूप से भरा है, तो वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चाहे तो मूल अवस्था हो, इसमें ध्यान देना, चाहे तो मूल अवस्था हो या फिर उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो। देखेंगे हम कैसे, देखिए पहले हम बात करें कि ये क्या है कि डी ब्लॉक में तो आते हैं, इस वाला है, लेकिन संक्रमण श्रेणी में नहीं है। कारण बताओ, तो देखो जिंक का मैं लिख रहा हूँ 30 होता है, 30 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। बायोटम लास्ट वाला लिख रहा हूँ डायरेक्ट करने, बायोटम होता है इसका 3D10 और होता है 4s2। तो अपनी डेफिनेशन क्या है संक्रमण श्रेणी की, कि डी ब्लॉक के परमाणु की मूल अवस्था, ठीक है, मूल अवस्था में क्या होना चाहिए, डी आंशिक भरा, आंशिक भरा है क्या, नहीं है, पूर्ण भरा है, हुआ है, तो ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन एक और है कि भाई मूल अवस्था में नहीं होता, तो हो सकता है भाई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसका N-1 डीकोस यदि अपूर्ण भरा हो तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। जिंक जो होता है, जिंक 2+ के रूप में रहता है, तो 2+ के रूप में रहेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किससे, S से निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा 3D10 और 4s 0 हो जाएगा। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये तो होगी मूल अवस्था, मूल अवस्था, ये होगी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, तो +2 के रूप में रहेगा। तो दोनों अवस्था में देखो डी ब्लॉक क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो हमने क्या कहा, यदि डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है तो संक्रमण श्रेणी में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो तीनों में ऐसा कैसे होता है, इसमें 3D10 होता है, इसमें 3D10 होता है, इसमें 4D10 होगा, इसमें 5D10 होगा। ठीक है, और हम बात करेंगे एग्जांपल और ले लें सब। कॉपर की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3D10 और 4s1 है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, फिर ये संक्रमण श्रेणी में कैसे आ गया, तो इसका कारण यह है कि मूल अवस्था में तो क्या है, D10 है, लेकिन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है +2। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो इसमें से निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा, D में से निकलेगा तो D9 हो जाएगा। तो अब देखो D9 हो गया तो आंशिक भरा हो गया, कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये संक्रमण श्रेणी में आएगा, ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि पूछ ले कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण श्रेणी में इनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, समझिए तो बता सकते हो क्यों, क्योंकि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, जिनमें उनकी मूल अवस्था या फिर उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होना चाहिए, N-1 डीकोस क्या होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए, तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों में ही ना तो मूल अवस्था में ना उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, दोनों में डीकोस क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है, और पूर्ण भरा हुआ होता है तो संक्रमण श्रेणी में नहीं आता है।
ठीक है, क्लियर हो गई। तो डी ब्लॉक के कितने टोटल तत्व होते हैं? 40 होते हैं। उनमें से 36 तो क्या होंगे? संक्रमण श्रेणी में आएंगे, और उसमें से जो बचे हैं वो किस में आ जाएंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो 36 ट्रांजिशन एलिमेंट, 4 क्या होंगे आपके? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के तो होंगे लेकिन संक्रमण श्रेणी में नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।